नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुबिका लियाकत। सबसे पहले देखते हैं अहम खबरें। नोएडा में बाढ़ का खतरा, अवैध रेत खनन की वजह से नोएडा के करीब पहुंची यमुना। डूब सकते हैं नोएडा के कुल 6 सेक्टर्स, ठंडा पड़ा इन सेक्टर्स का प्रॉपर्टी बाजार। और होम लोन ग्राहकों पर बढ़ा ईएमआई का बोझ, कई बैंक्स ने बढ़ा दी है ब्याज दरें। यमुना का जल स्तर बढ़ने पर पहले दिल्ली में हाई अलर्ट किया जाता था, अब यह खतरा नोएडा के कई रेजिडेंशियल इलाकों तक फैल गया है। रेत के अवैध खनन की वजह से यमुना नोएडा के करीब पहुंच चुकी है और इससे प्रभावित सेक्टर्स में फ्लैट्स जो बुक कराना चाह रहे हैं वो बचते नजर आ रहे हैं। रेत माफियाओं के कहर का असर अब आने वाले दिनों में नोएडा के कई सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा असर सेक्टर 135 पर पड़ने वाला है, जो कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे कई सेक्टर हैं जहां यमुना में आई बाढ़ का खतरा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही नोएडा के सेक्टर 168 जहां की कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हैं, कई कंज्यूमर ने अपना घर बुक करा लिया है। अब वो परेशान हैं कि इन जगहों पे उन्होंने घर क्यों बुक कराया, क्योंकि आने वाले दिनों में जब भी यमुना में बाढ़ आएगी तो इनको बाढ़ के खतरे से दो चार होना पड़ सकता है। नोएडा के कई रेजिडेंशियल इलाके यमुना के निशाने पर आ चुके हैं। रेत के अवैध खनन के चलते यमुना अपना रास्ता बदल रही है। पिछले 4 वर्षों में यमुना 500 मीटर नोएडा की तरफ खिसक गई है, यानी नोएडा में भी बाढ़ आ सकती है। यमुना का रास्ता बदलने से नोएडा के सेक्टर 135, 150, 151, 153, 167 और 168 पर बाढ़ के खतरे की आशंका बढ़ गई है। इन सेक्टर्स में बन रहे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में घर बुक करा चुके लोग डरे हुए हैं। खतरा यही है कि जो रेत माफिया उन्होंने रेत वगैरह निकाल लिया, उससे यमुना भी अपने स्थान से काफ़ी अंदर आ गया, 500-600 मीटर अंदर आ गया है। और लोग बागों को खतरा है कि यहाँ पे पानी आने का आगे चांस हो सकते हैं। और सारे जो घर वगैरह बुक कराए हैं उससे उन्हें परेशानी है कि भाई आगे कभी पानी आ सकता है, तो इसीलिए वो परेशान है सब लोग। यही नहीं, आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा होने की वजह से इन सेक्टर्स का प्रॉपर्टी बाजार ठंडा पड़ने वाला है। यहाँ फ्लैट्स बुक करने की सोच रहे लोग अब दूसरा ऑप्शन तलाशने में लगे हैं। सर, हम यहाँ प्रॉपर्टी डीलर हैं सर, और यहाँ सुना था पहले कभी यहाँ अभी कुछ दिनों में यहाँ बाढ़ आ सकती है, इस वजह से यहाँ लोग बहुत कम आ रहे हैं। 1-2 दिन में आते हैं, वो भी नहीं आते हैं। रेत के अवैध खनन से यमुना ने अपना रुख बदल लिया है। यमुना नोएडा के करीब आ चुकी है। नोएडा में अगर बाढ़ आई तो नोएडा के करीब 6 सेक्टर्स इससे प्रभावित होंगे, लेकिन बाढ़ आने के पहले ही इन सेक्टर्स के प्रोजेक्ट प्रभावित होने लगे हैं। बाढ़ के डर ने डेवलपर्स की कमाई पर पानी फेर दिया है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं 3C यूनिवर्सल डेवलपर्स का 3C लोटस जिंक, निम्बस प्रोजेक्ट्स का निम्बस गोल्डन पाम्स, पारस बिल्टेक का पारस सीजन, सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का सनवर्ल्ड एरिस्टा, टुडे डेवलपर्स का टुडे होम्स, लॉजिक्स ग्रुप का लॉजिक्स नियो, अंतरिक्ष ग्रुप का अंतरिक्ष गोल्फ सिटी और एटीएस का एटीएस प्रेस्टीज। सपनों का घर बुक कराने के लिए जो लोग नोएडा के सेक्टर 135 में अपना घर बुक कराए थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी यहाँ यमुना की बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। लेकिन रेत माफियाओं का कहर अब इस सेक्टर पर भी कभी भी बरस सकता है। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, नोएडा। रेत माफियाओं के अवैध खनन से नोएडा पर भी आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है और बाढ़ की चपेट में आ सकता है नोएडा का 150, 151, 153, 135, 167 यानी 167 और 168, 168 सेक्टर। ऐसे में निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विला रियल्टर्स के डायरेक्टर प्रमोद चौधरी। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का खतरा आप देखते हैं आने वाले दिनों में और खासकर इन सेक्टर्स को लेकर? देखिए, काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब ऐसा भी नहीं है, ऑल्दो यमुना की जो हमने देखा है कि काफ़ी टाइम से यमुना बड़ी सटल सी और क्वाइट सी एक नदी मानी जाती है, कई बार तो पानी भी नहीं नज़र आता। लेकिन अभी यमुना को लेके पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी कैंपेन हुआ है, सेव यमुना और ये सब हुआ है। और आप
खुद ही नोटिस कर सकते हो कि यमुना का जो जो उसका लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है और काफ़ी उसके अंदर फ्लो में आप देखेंगे कि पानी और ये सब चीज़ें आप खुद ही नोटिस कर पाएंगे। तो इसके चलते हुए ये दूसरा जो ये रेत वेत की जो वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन भी नहीं है, बिकॉज इसको एक अगर आप टेक्निकली इसको अगर आप क्योर करना चाहें तो कर सकते हैं। और खासकर जो हम सेक्टर्स की बात कर रहे थे, ये जो सेक्टर्स हैं और ये काफ़ी प्राइम सेक्टर्स हैं नोएडा के, वहाँ पे काफ़ी रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनके चलते हुए मेरे को लगता है कि ये बिल्डर्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे कि किसी तरह इसको एक मैकेनिकली या जिस भी तरीके से इसको वो ट्रीटमेंट कर सके। डरने की जरूरत नहीं है, वी शुड वेट एंड वॉच। नहीं, पैनिक करने की वो नहीं है, बिकॉज क्या होता है, देखिए पैनिक में आप रियल एस्टेट मार्केट तोड़ेंगे। इस समय जो रियल एस्टेट किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप डिस्ट्रेस में आके अपने मकान बेचना शुरू कर दोगे या तो एक मार्केट पूरा सा एक वो मोमेंटम मार्केट का पूरा हिट होता है। तो मेरे हिसाब से पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। कोई ना कोई रेमेडी इसकी जरूर आएगी और ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है आज की डेट में, कोई ना कोई रास्ता इसका जरूर निकल के आएगा। अच्छा प्रमोद जी, लेकिन जो लोग और जिनसे हमने भी बातचीत की है, जो लोग वहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं वो अपने आप को फंसा हुआ समझ रहे हैं, और लेकिन ललित जी कह रहे हैं कि देखिए पैनिक करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में आप जो इन्वेस्टर्स वहाँ इन सेक्टर्स में खासकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे, सलाह क्या देंगे? नहीं, देखिए जैसे कि अभी ललित जी ने कहा, वाकई पैनिक वाली कोई स्थिति नहीं है और यमुना अभी भी उन पर्टिकुलर सेक्टर्स से काफ़ी पीछे है। हाँ, लेकिन ये जो अभी अवैध खनन वाला जो इशू चला है, ये वाकई एक सोचने वाला विषय है और इस पे हमारा प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सख्त कार्रवाई भी कर रही है। तो ऐसे कोई पैनिक वाली स्थिति वाकई नहीं है और वहाँ जितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं सभी में लोगों ने बढ़ चढ़ के निवेश किया है और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं सारे। यानी अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, और होमवर्क करते रहिए, जैसे ही कुछ अच्छी डील हाथ में आती है ले लेनी चाहिए, इससे नहीं डरना लेना। नहीं, ऐसा कोई डर है भी नहीं एक्चुअल में। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं ये ऑन पेपर ज़रूर आपको सुनने में और देखने में मिल जाती होगी, लेकिन दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे ये कह रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन डेवलपर्स को आप क्या सलाह देते हैं ललित जी, जो वहाँ पर बिल्डअप कर रहे हैं चीज़ें? नहीं, उनका भी देखिए, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये एक अगर कोई डिफॉल्ट आ रहा है वहाँ पे लैंड पार्सल में या कुछ ऐसी क्लैमिटी का आपको रिस्क लगता है, तो यहाँ तो प्रशासन अगर नहीं ले रहा उस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ठीक करने का या किसी तरीके से करने का, बिकॉज ये जो भी हुआ है ये देखरेख तो प्रशासन का ही था कि जो रेत माफिया और ये सब जो काम चल रहा था, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बनती है। वो नहीं करते तो मेरे हिसाब से बिल्डर्स को वहाँ के एकजुट होके उनको कुछ ना कुछ उसका उपाय करना चाहिए। एक बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर ललित जी ने उठाया है प्रमोद, उन्होंने कहा है सिंचाई विभाग, नोएडा प्राधिकरण, इनको पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए थी, ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब आपको क्या लगता है इन सेक्टर्स में किस तरीके के कदम उठाने की ज़रूरत है प्रशासन को, ताकि ये जो बातें उठ भी रही हैं ये उठने ना पाए? देखिए, प्रशासन तो हमेशा से कदम उठा ही रहा है और अभी भी अगर हम देखें तो वो जो पुस्ता है उसको काफ़ी मजबूत किया गया है और उसके ऊपर एक रोड डेवलप कर रहे हैं और इनफैक्ट रिक्लेम की भी बातचीत चल रही है काफ़ी समय से। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, ये चीज़ें काफ़ी सुर्खियों में भी है। तो प्रशासन ऐसा नहीं है, कदम उठा रहा है प्रशासन कदम उठा रहा है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि जितनी सख्ती से कदम उठाने चाहिए उठाए, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसे एक रिस्क के तौर पर ना समझें। पर ललित जी, 3C है, निम्बस है, पारस है, ATS है, लॉजिक्स है, सनवर्ल्ड है, ये जितने भी डेवलपर्स उनके प्रोजेक्ट्स हैं इन डेंजर जोन वाले सेक्टर्स में जो मैं अभी बता रही थी, इनके स्तर के प्रोजेक्ट्स में अगर निवेश करना चाहे तो उनको आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, एक इस जोन की जो हम बात कर रहे हैं और जो आप डेवलपर्स का नाम ले रहे हो, लकीली ये सारे बड़े ही प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और ये सब बहुत अच्छा माना जाता है और इसीलिए इनका प्रोडक्ट बिकता भी है। इनके पास एक्सपर्टीज़ है, इनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है। मैं खासकर अगर 3Cs या लॉजिक्स या इन सब की बात करूँगा, इंटरनेशनल इनके पास पूरे इनके पास रिसोर्सेज हैं इंटरनेशनल, और इनके ये जो भी इनके ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर काफी इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स और इन सब। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस ललित जी कि मधुमक्खी का छत्ता अभी नजर आ रहा है, शहद उसमें भरा हुआ है और डेवलपर्स जो हैं वो भी इतने हाई लेवल के हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है सोचेगा, 2 बार सोचेगा इन्वेस्टर्स, और यही वजह है कि देखिए इन्वेस्टर का एक
मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल नेचर है, नेचुरल क्लैमिटी जब आती है आपको ये नहीं बोल के आएगी कि आपने वहाँ पे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो आपको बिल्कुल आप एकदम प्रूफ हो। अर्थक्वेक, फायर, ये सब एक्ट ऑफ गॉड होते हैं, इनको आप जब इनको आना है आप रोक नहीं सकते। तो नंबर वन तो ये है कि एक ये फोर्स मेजोर के जितने भी ये एस्पेक्ट्स हैं दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो फिर उसी सवाल पर आती है, ऑप्शन फिर क्या इन सारे निवेशकों में ऑप्शन के लिए इन्वेस्टर्स को आप क्या राय देते हैं? नहीं, इन्वेस्टर्स को ये दूंगा कि अभी एक तो ऑलरेडी मार्केट डाउन है, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसी न्यूज़ जो आती है, एक तरफ तो पैनिक के लिए अभी आप अगर आप शहर के बीचों बीच भी बैठे हैं, अर्थक्वेक का आपका कंट्रोल नहीं है। ऑल्दो आपको डेवलपर ने बोला कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, आपने उसकी टेस्टिंग नहीं की हुई, तो यू नेवर नो कि उस जमीन के नीचे क्या है, डेवलपर ने क्या लगाया है क्या नहीं लगाया। तो मैं यही बात कर रहा था, लकीली इन डेवलपर्स के भी ध्यान में रहा होगा जब इन्होंने इन प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की होगी, तो इस एस्पेक्ट को, इस रिस्क को उन्होंने जरूर एनालिसिस किए होंगे और उसके हिसाब से। लेकिन मैं उस लिहाज से सोच रही हूँ कि मान लीजिए, क्योंकि ये घर की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, किसी ने सोच लिया है कि नहीं अब इन सेक्टर से निकल जाना है, तो ऐसे में आप क्या ऑप्शन उनको देते? देखिए, मोस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट्स, ये जो सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, 80 to 85% इज सोल्ड आउट। और जिन्होंने आज से मेरे हिसाब से 2-2.5 साल पहले खरीदा था, उनके ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अभी भी अगर आप एज अ बायर वहां पे जाओगे तो आपको सस्ता नहीं मिलेगा। ऑल्दो अभी थोड़ा मार्केट डाउन है, थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट कर सकते हो। हाँ। लोग देखिए, हम इंडियंस हैं और हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट रहती है। नहीं, आप अगर कई ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, और कई क्या, मैं भी, आप भी और आप भी ललित जी होंगे, जिसमें कहेंगे अरे 5 गुना भी होती हो प्रॉपर्टी तो हो जाए, जिंदगी सबसे ज्यादा है। जिंदगी बहुत ज्यादा है। देखिए, वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात आती है। अगर तो मार्केट टूटता है, कोई रिस्क के चलते वहां पे इन्वेस्ट करता है, तो मेरे हिसाब से अच्छी रिटर्न उसको मिल सकती है। दूसरी बात, हम लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। आपने मतलब ये प्रूवन फैक्ट है कि खासकर हम इंडियंस की जो मेमोरी है, हम भूल जाते हैं कि वो क्या हुआ। अभी 2-3 बारी न्यूज में आएगा, उसके बाद हम भूल जाएंगे। आप निकलने की सलाह ही नहीं दे रहे। मैं अभी भी आपसे उसी पर बात करूं। प्रमोद जी, आप ऑप्शंस क्या देते हैं? देखिए मैम, अगर हम निकलने की बात पे अगर हम सोचते हैं तो ये सोचना एकदम से बिल्कुल बेवजह है, क्योंकि अगर यमुना के नियर बाय या डेंजरस जोन की बात करी जाए तो दिल्ली में लेके अक्षरधाम से और पूरा जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ डिफरेंट तरह के हज़ारों प्रोडक्ट हैं बाजार में, F1 ट्रैक जैसी चीज़ें बनी हुई हैं और बहुत सारे नए नए डेवलपर आ रहे हैं, तो वो तो सारे के सारे डेंजर जोन में आदमी जाएगा कहाँ? लेट मी पुट इट दिस वे, आप दोनों से मैं यही सवाल, प्रॉपर्टी 24 दोनों पहलू देखता है। पहला पहलू कि खतरा है वहाँ पर, दूसरा पहलू कि खतरा नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं वापस उस पहलू पे आऊँगी कि मान लीजिए कोई चाहता है कि यहाँ से निकलना है और ऑप्शंस की तलाश में, तो वो ऑप्शंस बता दीजिए इन्वेस्टर्स। देखिए, अगर तो वो जो आज की डेट में प्रिवेलिंग प्राइस है, डर के मारे वहाँ से 1000 रुपये या 1200 रुपये कम, तो मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा कौन बेचना है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे फिर इन्वेस्ट कर लूँगा, क्योंकि वो प्राइस फिर वापस मेरे को नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने बोला पैनिक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मार्केट का मोमेंटम आप मत तोड़िए एज एन इन्वेस्टर और एज एन एंड यूजर। अगर आप ओपनली शो करेंगे कि आप डिस्ट्रेस में हैं, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा पूरे एक मार्केट में। और मतलब एक सेक्टर पूरा मार्केट बना सकता है, एक सेक्टर पूरा मार्केट गिरा सकता है। तो ऑलरेडी रियल एस्टेट जो है एक ऐसी स्थिति में है कि इस समय इससे ज़्यादा छेड़छाड़ करना या इसको ज़्यादा वो करना एक फिजिबल ऑप्शन नहीं रहेगा ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी। देखिए, रियल एस्टेट की जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में रहती है, नहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आपको ऐसे देखिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप पैनिक में आप मार्केट मत तोड़िए। आपने जो एक घर बनाया है, आपने जो एक घर खरीदा है, जो आपका सपना था, आप उसको बिखेरिए नहीं। ऑल्दो आपके पास ऑप्शंस काफी अवेलेबल हैं। लाइक आप अक्रॉस द रोड जा सकते हैं, ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा सस्ती कीमत में ग्रेटर नोएडा, देखिए यहाँ का इन्वेस्टर और ग्रेटर नोएडा का इन्वेस्टर अलग है। तो आप अगर ग्रेटर नोएडा के तरफ रुख नहीं करना चाहते, तो आप ऑपोजिट साइड चले जाइए। होगा क्या कि इसके चलते हुए उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई फिर ज्यादा आ जाएगी मार्केट में और डिमांड जो है उस तरफ की ज्यादा हो जाएगी। तो ये मिसमैच रहेगा, आपको दोनों तरफ से ही नुकसान है। अगर आप पैनिक करके कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे पीपल नो कि आप क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो एंड यूजर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ये जो खतरा देख रहे हैं, इस खतरे को निपटने के लिए किस हद तक की सुरक्षा इन लोगों को मिल सकती है या जरूरत है?
देखिए, इस खतरे से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जो है काम कर ही रहा है, और जो भी प्रशासन को वहाँ चाहे वो पुस्ते को दोबारा से डेवलप करने की ज़रूरत हो, जो भी चीज़ें वो हो ही रही हैं। अगर रही बात तो यमुना के जल स्तर बढ़ने की, तो मानसून के टाइम में हर बारी जल स्तर थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही है, लेकिन एसएचबी के भी सिचुएशन नहीं बनी है कि कोई बाढ़ वाली स्थिति एकदम से आ जाए। खनन को लेके जरूर बहुत ज्यादा चीजें हाईलाइट हुई हैं, तो दे ऑल इंटरलिंक्ड, ये सभी इंटरलिंक्ड है। और मैं आपको बताती हूँ, जब हम निकले थे फील्ड में और वहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं बुकिंग करने के लिए, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनसे हमने बातचीत की है। उन्होंने कहा एक टाइम था जब एक दिन में जो फुटफॉल होता था वो गजब का होता था, अब लोग डर रहे हैं यहाँ पर। और उत्तराखंड जैसी त्रासदी देखने के बाद लोगों को ये लगता है कि सुकून से रहना है। तो छत हमारी भले ही कितनी छोटी हो, लेकिन वो सेफ्टी जो है मजबूती, यही वजह है कि ये मुद्दा आज उठा है। और यही वजह है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि किस हद तक की सुरक्षा की जरूरत उन एंड यूजर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। नहीं, देखिए, उसमें मैं बताऊंगा कि अगर हम फुटफॉल की बात करें तो फुटफॉल तो ऑलवेज बाजार में थोड़ा भी तेजी होती है तो फुटफॉल तो बढ़ता ही है। अभी बाजार थोड़ा, और खास तौर से रियल एस्टेट सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है। उसका एक पहलू ये भी है कि डॉलर की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है, और जो बाहर का जो निवेश है वो रुक सा गया है एकदम से, तो इस वजह से फुटफॉल कम हुआ है। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि ये सारे सेक्टर्स कुछ डेंजर जोन में आ गए हैं तो उस वजह से निवेश रुक गया है या उस वजह से फुटफॉल कम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए थे, ललित जी और प्रमोद जी, उन्होंने कहा है बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बदलने के लिए पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं और स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, राय देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे होम लोन महंगे होने के बाद किस बैंक से लोन लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। देखते रहिए प्रॉपर्टी 24।